हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहला पॉइंट तो आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ना, वो क्लास 12 एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है किरचॉफ रूल्स एंड वेट-स्टोन-बीज के बारे में फुल डिस्कस हम लोग करने जा रहे हैं। और इस साल का जो एग्जाम होगा 1 महीने बाद, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये मेरा कहना है। मेरे दोस्त, आप मेरे वीडियो पर आकर के मेरे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह से टॉपिक वाइज आपको हर एक चैप्टर्स का हम वीडियो दे रहे हैं। आप लोग अपने घर में रह के तैयारी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। किरचॉफ रूल्स। किरचॉफ रूल्स होता क्या है? सबसे पहला पॉइंट ये सुनते हैं ना, किरचॉफ रूल्स क्या होता है। भैया, किरचॉफ वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। ठीक है, किरचॉफ वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। किरचॉफ ने क्या किया कि दो रूल दिया। एक आपका जंक्शन रूल और दूसरा होता है लूप रूल। ठीक है, जंक्शन रूल का दूसरा नाम होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट रूल भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो ये याद रखें आप लोग कि जो किरचॉफ का जो जंक्शन रूल है या पॉइंट रूल है ना, वह कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पर डिपेंड करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। ठीक है, चलो आते हैं हम लोग रूल्स लिखते हैं। पहले इसमें पहला पॉइंट इसका होता है, किरचॉफ का दो रूल्स होता है, टू रूल्स, जिसमें पहला रूल आपका आता है जंक्शन रूल। कितना अच्छा नाम है ना, जंक्शन रूल। ठीक है, और बड़ा इजी डेफिनेशन है। जंक्शन का मतलब पता है क्या होता है? जैसे मान लो जहां से वैसा पॉइंट होता है ना, जहां से बहुत सारा पॉइंट निकलता है, बहुत सारा रास्ता निकलता है, दैट इज अ जंक्शन। तो इसमें होता क्या है इसका रूल का मतलब? ठीक है, सीधा हम लोग लिखते हैं द अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल इनकमिंग करंट, ठीक है, रेज्ड एट नोड इज ऑलवेज जीरो। या फिर एक और रूल आप बोल सकते हो इसका सिमिलर, कुछ भी याद कर दो, दोनों में से चलेगा। जैसे द टोटल इनकमिंग करंट, बच्चे लोग यही याद करते हैं, द टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। ठीक है ना। देखो होता क्या है ना, सबसे पहला पॉइंट, द अलजेब्रिक सम ऑफ द टोटल इनकमिंग करंट रीच्ड एट नोड इज ऑलवेज जीरो। दूसरा हमने लिखा है कि इसी का सिमिलर है, आप या तो ये याद करो या तो ये याद करो, द टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। मतलब होता क्या है ना कि जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा, ये रूल है। जैसे आप देखेंगे ना कि हमारे बस्ती में या आपके भी बस्ती में, ठीक है, ट्रांसफार्मर लगा होता है। ट्रांसफार्मर में 11,000 वोल्ट आता है और उसको क्या किया जाता है कि जो उसके अंदर कॉइल होता है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी, उसके टर्न जितने होते हैं ना कॉपर इंसुलेटेड वायर, उसमें क्या होता है कि उसको तोड़ा जाता है 220 वोल्ट करके, और जितना करंट आएगा उतना करंट उससे ट्रांसफर भी होते रहता है। अगर किसी कारणवश ट्रांसफर ना हो पाए ना, तो भाई ट्रांसफार्मर ब्लास्ट कर जाता है या फिर उसका जो फ्यूज है वो भी ब्लास्ट कर सकता है। ठीक है, तो आप खुद सोचो कि आपके ट्रांसफार्मर में जितना करंट आया उतना करंट क्या हुआ, चला जाएगा। तो इसका मतलब ट्रांसफार्मर यहां पर किस चीज को दिखा रहा है? नोड इज अ ट्रांसफार्मर, मतलब नोड इज अ पॉइंट जहां पर आपका टोटल करंट आकर के एक जगह मिट किया, तो उस पॉइंट पर अलजेब्रिक सम का वैल्यू क्या होगा? जीरो। ठीक है, इसको दिमाग में रखना है ना, क्योंकि जितना मान लो 10 एम्पियर आया तो 10 एम्पियर चला गया मेरे दोस्त, तो 10 एम्पियर आया 10 एम्पियर चला गया, मतलब आपके पास बचा क्या? टोटल जीरो बचा। सिंपल सा बात, दैट इज द जंक्शन रूल। ठीक है, तो इसीलिए हमने लिखा कि द टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द टोटल आउटगोइंग करंट। ये आपको याद करना आसान है। चलो देखो, उसके बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका एक डायग्राम भी बना सकते हो आप, कि जैसे मान लो I1 करंट आया, I2 के रूप में चला गया, I3 आया बच्चे, I4 के रूप में चला गया। ये जो आपका पॉइंट है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं? नोड। ठीक है, अब देखो यहां पर पूरे डिटेल्स बता रहे हैं। नोड का मतलब कि एक पॉइंट होता है जहां पर सारा करंट, पॉइंट वेयर द टोटल करंट मीट ऑन इट, वो वहां पर मीट करता है।
अब उसके बाद देखो तो आपके पास I1 आया, I2 के रूप में चला गया, माइनस लगाए, I3 आया, I4 के रूप में चला गया, तो भैया आपके पास टोटल करंट कितना बचा? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, दैट मींस 0, है ना? तो ये आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखो होता क्या है, ये किस पर बेस्ड होता है, ये भी याद रखना आता है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस पर बेस्ड करता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड होता है, ठीक है, जंक्शन रूल, है ना? ठीक है, आप लोग इसको नोट करें, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आने वाला है, बताएंगे। देखो अब हम लोग जंक्शन रूल के बेस पर एक न्यूमेरिकल्स भी करते हैं जो सिंपल तरीके से पूछा जाता है एमसीक्यू में, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम लोग ये देखो ऐसा हमने दे दिया फुलझड़ी टाइप का, मान लो यहाँ पर एरो दिए, देखो एरो का कमाल होता है भाई, ये एरो का ही कमाल होता है। मान लो यहाँ पर I1 का वैल्यू 2 एम्पियर, यहाँ पर I2 का वैल्यू 3 एम्पियर, I3 का वैल्यू 4 एम्पियर। अब I4 मुझे नहीं पता, तो आपको पहले पूछेगा कि कैलकुलेट I4 निकालना है, ठीक है। सिंपल सा न्यूमेरिकल, सिंपल। अब देखो मेरे बच्चे, होता क्या है ना, एकदम आंसर आएगा। देखो एरो का मतलब ये आ रहा है, I1 करंट मेरा आ रहा है, तो I1 जो है ना वो मेरा प्लस होगा, ठीक है, जो आ रहा है वो प्लस। I2 देखो जा रहा है, वो मेरा माइनस होगा, ठीक है। I3 मेरे हिसाब से जा नहीं रहा है, जा ही रहा है, तो इसका मतलब ये भी माइनस होगा। जो जा रहा है उसको छोड़ देना, माइनस है, जा रहा है, और जो आ रहा है मतलब आपके पास प्लस हुआ, और जो जा रहा है वो माइनस हुआ, है ना। जाने वाले को कोई रोका है क्या? ठीक है, गाना है ना कि जाने वाले जरा, बस उसी टाइप का है। चलो देखो, तो जो जा रहा है उसको छोड़िए, माइनस कीजिए। अब देखो यहां पर, तो I4 आपका क्या हो रहा है? I4 भी जा रहा है, ले तो I4 भी जा रहा है, इसका मतलब ये भी माइनस होगा, ठीक है। अब देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं। मेरा फॉर्मूला दिया हुआ I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू 0, तो I1 का वैल्यू कितना है भाई? पुट कर दो, यहां पर क्या करो? पुट कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले ना I1 प्लस में है, I2 माइनस में है, तो भैया यहां माइनस करते हैं। I3 किस में है? I3 भी आपको माइनस में है, तो आप इसको माइनस कीजिए। I4 भी आपका माइनस में है, माइनस कीजिए, इक्वल टू 0। अब वैल्यू डाल, I का वैल्यू 2 है ना, I2 का वैल्यू मेरा कितना है? 3, और I3 का वैल्यू है 4, और भैया I4 तो निकालना है, करना कुछ नहीं। देखो 4 3 कैलकुलेशन आता है ना, 4 3 7 इक्वल टू I4 लिख सकते हैं माइनस उधर भेज के, तो यानी I4 का मेरा वैल्यू कितना आया? 7 में से 2 गया, -5 एम्पियर। आंसर समझ में आया बात? इस टाइप का आपको न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा, है ना। इसको थोड़ा रफ करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, आप लोग नोट्स भी बनाइए। अब हम लोग आते हैं दूसरे रूल पर। किरचॉफ का दूसरा रूल जो होता है ना, उसका नाम क्या है? लूप रूल। क्या नाम है? लूप रूल। नाम भी देखो गजब है, लूप रूल। अब देखो हम लोग आते हैं लूप रूल पर। लूप रूल, ठीक है, दोनों आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। लूप रूल का मतलब क्या होता है? सेंटेंस बोल रहे हैं, द टोटल EMF आप अपने से भी लिख सकते हो, इन ए क्लोज्ड सर्किट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेसिस्टेंस। बस अब देखो करना क्या है, इसका एक डायग्राम से भी हम बता सकते हैं आपको। एक सेल लिए, है ना, ये देखो यहां पर एक रेसिस्टर लगा है इसका, दूसरा सेल, ये देखो फिगर बना दोगे तो अच्छा भी रहेगा ना, तीसरा सेल, बस उससे ज्यादा सेल लेने की जरूरत नहीं है यहां पर, मतलब एक रेसिस्टर लगा दो, ठीक है। अब यहां देखो बच्चे, हो गया रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E1, इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E2 E3, है ना, R1 R2 R3, करंट I1 I2 I3, ठीक है। अब ये सर्किट 1 सर्किट 2, अब पूरा सर्किट,
तो देखो करना क्या है, कुछ भी नहीं, सर्किट 1 लेना है आपको, तो E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 बराबर क्या होगा, I1 R1, E2 के लिए I2 R2। सर्किट 2, सेकंड सर्किट ये वाला, इसमें आपका आ रहा है E2 प्लस E3 प्लस, तो इसका मतलब हो गया I2 R2 प्लस I3 R3। अब होल सर्किट, पूरा सर्किट में टोटल ईएमएफ कितना आ जाएगा, 0। तो लिखेंगे E1 प्लस E2 प्लस E3 इक्वल टू 0। यही मेरा रिजल्ट है ना, ठीक है, आप लोग इसको नोट करें। अब आते हैं हम लोग, किरचॉफ रूल तो समझ गए होंगे। अब इसके बाद आता है, इसी पर एक एप्लीकेशन है, बैलेंस व्हिटस्टोन बीम्स। पता है अगले साल शायद इसका क्वेश्चन पूछा गया था, बैलेंस व्हिटस्टोन बीम्स, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज। सबसे पहले ये समझते हैं ना कि बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज का काम क्या होता है। बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज पता है क्या है, ये एक टाइप का इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, यही हम बोलेंगे भी, एक इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट डिवाइस है, जिसके थ्रू हम लोग अननोन रेजिस्टेंस, वैसा मतलब रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। सिंपल सा बात, अननोन रेजिस्टेंस को हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो भाई आपको क्लास 12 में डेरिवेशन पूछेगा, प्रूफ करने के लिए बोलेगा कि बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज का प्रूफ कीजिए। बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज का प्रूफ करने के लिए आपको किरचॉफ रूल्स दिमाग में होना चाहिए, उसमें जंक्शन रूल और लूप रूल दोनों को हम लोग अप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है, और डिराइव करते हैं तुरंत। देखो सबसे पहले तो आपको डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम देखो कैसा है, एक रेसिस्टर लगाए, फिर दूसरा रेसिस्टर लगाया गया, तीसरा रेसिस्टर, चौथा नंबर पे रेसिस्टर है, देखो। अब बीच में सर्किट को पूरा करने के लिए गैल्वेनोमीटर यूज किया गया, गैल्वेनोमीटर। अब इसको सेल के साथ कनेक्ट कर देना है, प्लग वगैरह दे देना है, सेल के साथ कनेक्ट करना, बन गया फिगर। अब देखो करना क्या है, मान लो इसका वोल्टेज भी यहां तक करंट आई है ना, तो एक नेम दे दो ना इसका, A B C और D, ठीक है भाई। देखो इसका डायग्राम, मेरा ये सर्किट 1 और ये सर्किट 2। करंट देखते हैं, I1 सीधा करंट देना, I1 यहां तक I1 गया, इसमें मान लो I2 यहां तक I2 गया, फिर नीचे आएंगे I3 यहां तक I3 और फिर ये I4, ठीक है। रेसिस्टर R1 देखो सीरीज में दोगे तो अच्छा रहेगा, R2 यहां R4 और यहां पर R3, देखो सीरीज में I3 R3 I1 R1 अच्छा रहेगा, सॉल्व करने में इजी होगा। अब करना कुछ नहीं है, सर्किट 1 लेंगे फटाक से, देखो कैसे, यहां लिख देते हैं सर्किट समझने के लिए 1, क्या यूज करेंगे हम, बाय यूजिंग जंक्शन रूल, जो हमने आपको पढ़ाया। तो जंक्शन रूल क्या होता है, टोटल करंट इक्वल टू 0, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू 0। भैया यहां ध्यान दो, एरो पर ध्यान देना, जो एरो आ रहा है वो पॉजिटिव, जो जा रहा है वो नेगेटिव। तो I1 और यहां पर देखो गैल्वेनोमीटर में करंट मान लो Ig, तो I1 और Ig दोनों का एरो क्या, आप नीचे से भी दे सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। I1 और Ig दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों प्लस होगा, देखो यहां पर, तो I1 प्लस Ig और माइनस हो जाएगा I3, देखो लड़ रहा है, आकर के लड़ रहा है, ये दोनों सेम में जा रहा है, ये लड़ रहा है, तो जो लड़ेगा वो माइनस में जाएगा। अब देखो, अब चूंकि गैल्वेनोमीटर का करंट वेरी नेग्लिजिबल माना जाता है, बहुत कम होता है, तो नेग्लिजिबल 0, तो इसका मतलब मेरे पास I1 माइनस से उधर गया, I3 इक्वेशन 1, कितना इजी है। अब इसी सर्किट में यूज करो ना लूप रूल, क्या यूज करेंगे, लूप रूल। तो लूप रूल में ईएमएफ बहुत इजी ट्रिक है, I1 है ना, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में बदलना है, E बराबर IR, तो I1 है ना, तो I1 के साथ R1 लगा देते हैं, Ig के साथ G मान लिया रेसिस्टेंस, और I3 के साथ देखो वहां पर फिगर में R3 है, इक्वल टू 0, हो गया ना। अब Ig तो मेरा बच्चे 0 है ना, तो I1 R1 बराबर क्या, माइनस से उधर भेजो, I3 R3, तो I1 बटे I3 इक्वल टू हो गया R3 बाय R1 इक्वेशन 1।
इक्वेशन 2 सॉरी, ठीक है। मतलब ये दोनों इक्वेशन मेरा निकल चुका। अब आते हैं सर्किट 2 में। यहां पर देखो सर्किट 2 हम लोग निकालने जा रहे हैं, ठीक है। सपोज यहां पर निकालते हैं, स्पेस यहां है, चलो ठीक है। सर्किट 2 में, ठीक है, फिर से वही जंक्शन रूल, तो Ig और I4 सेम में है ना, तो Ig प्लस I4 और माइनस हो जाएगा I2 बराबर 0, फिर Ig 0, तो I4 इक्वल टू I2, इक्वेशन 3, ठीक है। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं लूप रूल यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको रफ करते हैं, ठीक है। इक्वेशन आप लोग नोट करें, समझे बात को। देखो अब हम लोग सर्किट इक्वेशन 3 आ गया ना, सर्किट 2 में अब हम लोग लूप रूल यूज करेंगे। तो यहां लिख दो बाय यूजिंग लूप रूल। इसके बाद हम लोग रिजल्ट की ओर पहुंचेंगे। तो लूप रूल में कुछ नहीं ना, Ig के साथ में क्या मल्टीप्लाई होगा, रेजिस्टेंस G, उसके बाद I4 के साथ में R4 माइनस I2 के साथ में R2 इक्वल टू 0। ये वाला फंक्शन तो 0 है बाबू, क्योंकि जी करंट तो 0 होगा ना। I4 R4 माइनस से उधर भेजो तो I2 R2। अब यहां से फिर से रेशियो ले लो, I4 बाय I2 इक्वल टू R2 बाय R4, इक्वेशन 4। अब देखो कंपेयर करो इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, चारों इक्वेशन को कंपेयर करोगे ना, तो एक सिंपल सा बात देखो, I4 I2 इक्वल है भैया, यहाँ I2 I4 कट के 1 आएगा ना, तो इसका मतलब R2 बाय R4 और बराबर मेरा क्या आ जाएगा इक्वेशंस, R3 बाय R1, R3 बाय R1। यही तो आपका इक्वेशन आया कि R2 आप ऐसे लिख सकते हो, R2 बाय R3 डिवाइड में और R4 बाय R1। डेरिवेशंस प्रूव। यहां तक आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो जो मेरे चैनल्स पर न्यू स्टूडेंट है ना, भाई रिक्वेस्ट है आप लोग से कि आप लोग मेरे चैनल्स पर मिश्रा सर कुमार दुबे के नाम से सर्च करें यूट्यूब में और उसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आपके लिए ही मेहनत करते हैं, सब्सक्राइब करें। उसके बाद मेरे चैनल्स में आकर के आप सारे टॉपिक वाइज वीडियो को देख करके अपना प्रिपरेशन क्लास 12 का करें। थैंक यू।